हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक एफएक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सॉर्ट ऑफ जीएसटीआर 2A और 2B का मिक्स है। यहाँ पर आपको जो भी आपका वेंडर्स इनवॉइसेस फाइल या फिर सेव करेंगे, सेव करने पे भी आईएमएस में डेटा दिखता है। वो डेटा आपको दिखने लगेगा। आप डेटा के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग रखना है। जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन के बेसिस पे आपका डेटा जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा। ये जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटी है ये 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है। अब क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी आ रहे थे एंड जीएसटीएन पोर्टल के पास भी आ रहे थे, तो जीएसटीएन ने खुद ही एक एफएक्यू इश्यू कर दिया है जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस उन्होंने बताए हैं। ये आपको नॉर्मल जीएसटी पोर्टल पे जो एडवाइजरी सेक्शन है वहां से ये एफएक्यू का लिंक मिल सकता है। मेरे आज की वीडियो में मैं सिर्फ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हूं, जो रेगुलरली रिपीटेडली मुझे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आईएमएस आप कैसे देख सकते हो। काफी लोग अभी से कोशिश कर रहे हैं आईएमएस देखने के लिए, लेकिन मैं बता दूं क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ये 1 अक्टूबर से अवेलेबल है, तो आपको अभी पोर्टल पे नहीं दिखेगा। फ्यूचर में यानी कि 1 अक्टूबर से आप नॉर्मल अपना लॉगिन कीजिए, डैशबोर्ड पे जाइए, सर्विसेज टैब में रिटर्न्स के अंदर आपको ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड दिखेगा। ये दोनों ही तरीके से जैसे डैशबोर्ड दिखेगा, यानी कि एज अ रिसिपिएंट भी दिखेगा एज वेल एज अ सप्लायर। रिसिपिएंट आपको ऑप्शन दिया जाएगा एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग ऑप्शन देने के लिए, एंड एज अ सप्लायर आपको एक्शन दिखेगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इस पे क्या एक्शन लिया है। यानी कि मान लीजिए अगर आप जैसे कोई इनवॉइसेस अपलोड करते हैं एंड उसे फाइल नहीं करते हैं, तो आपके कस्टमर के पास ऑप्शन दिख गया है उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग में रखने का। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि आपने जो वैल्यू डाली है वो रॉन्ग डाली है, एंड आप अपने जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड प्रॉपर रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। तो चांसेस जो होता है जैसे कि आप रिटर्न फाइल कर देते हो फिर पता चलता है रॉन्ग है, तो बाद में उसको रेक्टिफाई और अमेंड करना नेक्स्ट रिटर्न में, या जीएसटीआर 1A फाइल करना, वो सारे कंप्लाइंसेस अवॉइड हो सकते हैं। अभी मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ जो रिपीटेडली मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन आया है, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेप्टेड एंड द रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स, यानी कि आईएमएस में जो आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं उसे क्या होगा। तो जो एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स है वो आपके जीएसटीआर 2B जो जनरेट होगा उसमें आ जाएगा। तो जीएसटीआर 2B जो जनरेट होता है वो 14th एवरी मंथ को होता है, और जो आईएमएस है वो राइट फ्रॉम डे 1 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके जैसे जैसे आपके जो वेंडर्स है अपना जीएसटीआर 1 फिल करने लगेंगे, सेव भी करेंगे आपके नंबर के अगेंस्ट या फाइल करेंगे, आपका आईएमएस अपडेट होता जाएगा। आपका आईएमएस बार बार अपडेट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने सेव किया विद द फिगर आपके जीएसटी के सामने, 1 लाख रुपीज विद क्रेडिट ऑफ 99,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जब मैं आईएमएस आप आईएमएस अपना देखोगे तो आपको दिखेगा 1 लाख रुपीज विद 99,000। अब जब मैं फाइल करने गई मैंने 1 लाख के बदले उसे 50,000 कर दिया, 4,500 सीजीएसटी, 4,500 एसजीएसटी के साथ। तो आपका आईएमएस अपडेट हो जाएगा विद द न्यू फिगर्स। अगर मान लीजिए आपने कोई एक्शन लिया है पहले वाले फिगर पे यानी कि 1 लाख फिगर पे, तो वो ऑप्शन जो एक्शन लिया है वो हट जाएगा एंड नया फिगर अपडेट हो जाएगा। तो ये आईएमएस आपको बार बार अपडेट करना है जब तक आप अपना 3B फाइल नहीं कर देते हैं। अपडेट होने के बाद आपको अपना जीएसटीआर 2B वापस से जनरेट करना है। सो ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार जीएसटीआर 2B 14 को जनरेट हो गया तो वो वो दैट्स द ओनली थिंग, उसी के बेसिस पे चलेगा नहीं। आप जो भी एक्शन अपने आईएमएस में लेते हैं 2B जनरेट होने से पहले या 2B जनरेट होने से बाद, अगर सपोज 2B जनरेट होने के बाद आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो आपको अपना न्यू 2B रीजनरेट करना पड़ेगा ताकि आपको फाइनल फिगर्स प्रॉपर दिखे एंड वो फिगर्स आपके जीएसटीआर 3B रिटर्न में जाए। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा गया कि अब मुझे आईएमएस में डेटा कब से दिखने लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल इन आईएमएस एज सून एज दे आर saved by the supplier in the corresponding GSTR 1, 1A एंड IFF। तो यहाँ पर आपका वेंडर ने फाइल किया है कि नहीं किया वो मैटर नहीं करेगा। अगर उसने डेटा डाल के आपके जीएसटीएन नंबर के सामने सेव भी कर दिया है तो आपके आईएमएस में दिखेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था सेव करने पे दिखेगा, लेकिन मान लीजिए जब उन्होंने 1 या 1A फाइल किया है या आईएफएफ को फाइल किया है तब डेटा को चेंज कर दिया है अगर जो सेव डेटा है, तो जो नेक्स्ट फिगर है रिवाइज्ड फिगर या अपडेटेड फिगर
वो आपको अपने आईएमएस में दिखेगा, आपको ओल्ड फिगर नहीं दिखेगा। तो आपको ध्यान देना है जब आप अपना 3B अपडेट कर रहे हैं, अगर आपका 3B मतलब 2B आपको रीजनरेट करना है, चेक करना है कि वैल्यूज आपका जो क्रेडिट के साथ है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज अपना 2B रीजनरेट कीजिए। एनी केस बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटी और 3B आपको अपना 2B रीजनरेट करना है। ये भी मुझसे पूछा गया कि हम कब एक्शन ले सकते हैं एज अ रिसिपिएंट, हम कब आईएमएस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप राइट फ्रॉम डे वन उसमें एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे डेटा दिखने लगेगा आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, अगर आप 2B जनरेट होने से पहले यानी कि 14 से पहले अगर एक्शन ले रहे हैं तो आपको 2B जनरेट करने की जरूरत नहीं है। वो 14 को जो 2B जनरेट होगा वो सारा आपका आईएमएस में जो भी आपने एक्शन किया उससे अपडेटेड होगा। लेकिन अगर आप 2B जनरेट होने के बाद आईएमएस में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आपको री जनरेट करना पड़ेगा न्यू 2B बिफोर फाइलिंग ऑफ योर जीएसटी थ्रू। कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आईएमएस में नहीं अवेलेबल होगा बट जीएसटीआर 2B का पार्ट है। तो डॉक्यूमेंट्स या फिर आईटीसी जो जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 यानी कि जो ऑडिटर सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग, या फिर आईएसडी से ले रहे हैं वो, या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का जो आइस गेट से डायरेक्टली आता है वो डेटा, आरसीएम रिकॉर्ड्स जहां पर यानी कि आपके वेंडर ने दिखा है कि आरसीएम एप्लीकेबल है वो वाला डेटा, फिर डॉक्यूमेंट्स जहां पर आईटी से अवेलेबल नहीं है क्योंकि पीओएस एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई दूसरे स्टेट में जाके जैसे फॉर एग्जांपल होटल सर्विसेज लिए, तो एज पर द लॉ, पीओएस लॉ, वहां का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा तो आपके 2B में दिखेगा लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट में पहुंच रहे हैं, मतलब कवर हो रहे हैं, आपको वो वाला डेटा आईएमएस में नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली आपके 2B में दिखेगा। तो अगर आपको आईएमएस में वो डेटा नहीं दिखता है तो प्लीज घबराइए नहीं, वो क्रेडिट आपके लिए अवेलेबल है। बस वो डायरेक्टली आपको 2B में दिखेगा, आईएमएस में नहीं दिखेगा। तो जो ये लिस्ट में फॉल हो रहे हैं, ये कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, उनका डेटा आपको डायरेक्टली 2B में दिखेगा, आईएमएस में नहीं दिखेगा। अम, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया है कि किस किस को ये आईएमएस फंक्शनैलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर टैक्स पेयर्स, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उससे भी मिलेगा, एसईजेड डेवलपर्स को भी मिलेगा और कैजुअल टैक्स पेयर्स को भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरी कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, जैसे ऑडिटर सर्विस में रजिस्टर्ड हो, मतलब ऑडिटर रजिस्टर हो, या फिर आप आईएसडी हो, तो या फिर कंपोजिशन डीलर हो, तो आपको आईएमएस फैसिलिटी नहीं मिलेगा। सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग एसईजेड डेवलपर्स एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स को ही ये फैसिलिटी मिलेगी। बाकी लोगों के लिए जो नॉर्मली जो फॉलो होता था वही कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर पेंडिंग एक्शन नहीं अलाउ होगा। अगर आप आईएमएस में जाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग या फिर नो एक्शन। तो एक तरह से कह लो तो चार एक्शन आते हैं। एक्सेप्ट करते हैं तो वो डेटा आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। रिजेक्ट करेंगे तो वो जब आप नया 2B जनरेट करेंगे तो उसमें वो डेटा नहीं कैप्चर होगा, वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। पेंडिंग रखेंगे तो वो आईएमएस में पेंडिंग रहेगा एंड कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते यानी कि नो एक्शन पे जाते हैं तो इट विल बी डीम्ड कि आपने उसे एक्सेप्ट किया है एंड वो ऑटोमेटिकली आपके 2B में जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि मैं कितनी बार अपने आईएमएस में एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, यानी कि अब मैं स्विच कर सकती हूँ बार बार। तो इसमें कहा गया है कि आप मल्टीपल टाइम्स ये चेंज कर सकते हैं जब तक आप अपना 3B नहीं फाइल कर देते। एक बार आपने अगर अपना 3B फाइल कर दिया है तो इट विल बी आपका जैसे आईएमएस फ्रीज हो चुका है। लेकिन जब तक आपने अपना 3B फाइल नहीं किया है आप वो एक्शन को चेंज कर सकते हो, बार बार एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर भी पूछा गया अगर सपोज ओरिजिनल रिकॉर्ड वेंडर ने चेंज कर दिया है तो क्या होगा आईएमएस में। तो यहाँ पर फर्स्ट आईएमएस में ओरिजिनल डेटा दिखेगा, उससे आप जो चाहे एक्शन जो भी एप्लीकेबल आप ले सकते हो। जैसे अमेंड कर देंगे तो अमेंडेड डेटा आपके आईएमएस में दिखेगा, जो एक्शन आपने पहले लिया था वो हट चुका रहेगा। अब आपको अमेंडेड डेटा पे न्यू एक्शन लेना है।
ये तो बेसिकली वही है जो नो एक्शन, तो क्या होगा। अभी ये पूछा गया आईएमएस में आप जो जो एक्शन लेते हैं उसमें से कौन सा टू बी में होगा। तो जहां पर भी आपके वेंडर ने रिटर्न फाइल की और आपने एक्सेप्ट किया है या फिर नो एक्शन लिया है, वो आपका जीएसटीआर टू बी में जनरेट हो जाएगा। आपके आईएमएस में दोनों तरीके के डेटा दिखेंगे, डेटा विच इज सेव्ड बाय द वेंडर बट नॉट फाइल्ड, एंड डेटा विच इज फाइल्ड बाय द वेंडर। तो यहाँ पर आईएमएस से जो टू बी में फ्लो होगा वो वही डेटा होगा जो आपके वेंडर ने फाइल किया है, प्लस आपने एक्सेप्ट किया है या फिर नो एक्शन लिया है। अगर आपने रिजेक्ट या पेंडिंग लिया है तो वो शो नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपके वेंडर ने डेटा सिर्फ सेव किया है, वो आपके आईएमएस में तो दिख रहा है, आपने एक्शन लेके उसे एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन आपके टू बी में वो जनरेट नहीं होगा क्योंकि आपके वेंडर ने फाइल नहीं की है रिटर्न। तो जो पहले का जो साइकोलॉजी थी, या पहले जब हम टू बी देखते थे तो सिर्फ फाइल्ड वाले इनवॉइसेस दिखते थे, आज भी वही होगा। टू बी में फाइल्ड वाले इनवॉइसेस ही दिखेंगे। आईएमएस सिर्फ एक फैसिलिटी दे रहा है कि जहां सेव्ड इनवॉइसेस रहते हैं, अगर मान लीजिए आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वेंडर के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जीएसटीआर 1 ए या फिर अमेंडमेंट इन नेक्स्ट टर्न के बदले वो ये करंट रिटर्न में ही चेंज करके उसे अपलोड कर दे। हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, आरसीएम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये बताते हैं आईएमएस विल हैव टू डिफरेंट व्यूज, वन एज अ रिसिपिएंट, जहां पर हम अभी जो कैटेगरीज डिस्कस कर रहे थे वो आएगा, एंड सेकेंड एज अ सप्लायर व्यू भी दिखेगा, यानी कि जो वेंडर है उससे भी आईएमएस मैनेजमेंट दिखेगा एज सप्लायर व्यू, जहां पर उन्होंने जो भी आउटवर्ड सप्लाई दिखाया उस पर क्या एक्शन लिया गया है वो दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि वो उसे दिखे, ताकि अगर सपोज कोई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उसे अमेंड कर दे। ये जो रिसिपिएंट व्यू है वो 1 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगा पोर्टल पे, बट जो सप्लायर व्यू है वो उन्होंने कहा है कि वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल शॉर्टली होगा। अगर मान लीजिए रिसिपिएंट रिकॉर्ड रिजेक्ट कर देता है तो सप्लायर पे इसका क्या इंप्लीकेशन होगा। रिसिपिएंट तो ऑब्वियसली उनके टू बी में वो डेटा फ्लो नहीं होगा, लेकिन सप्लायर के केस में भी वो जो नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे उसमें वो वैल्यू ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो जब आप नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट क्वार्टर का जब भी आप पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपका जीएसटीआर 1 का टैक्स लायबिलिटी और 3 का टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट है, तो चेक कीजिए कि आप वो यही वजह से डिफरेंट है क्या, एंड आपके लिए एक एनालाइजिंग पॉइंट हो जाएगा कि क्यों डिफरेंट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मेरे पास रेगुलरली पूछा गया है कि हम कितनी बार एक्शन ले सकते हैं और कितने मल्टीपल एक्शंस ले सकते हैं क्या। तो आईएमएस जब रिपोर्ट जब जब भी आएगी तब उसमें उन्होंने दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे आप सिलेक्ट करें कि आपको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना, एक है आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है आपको सपोज 15 में से 10 रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करना है, तो वो 10 रिकॉर्ड्स के आगे एक टिक मार्क बॉक्स होगा, चेक बॉक्स होगा, आपको उन सबको टिक करना है, एंड एक रेडियो बटन होगा ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए, आपको उसे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से एक साथ वो 10 रिकॉर्ड्स को आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपको इंडिविजुअली जा जाके एक एक को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिमिलरली वही फंक्शन है जैसे हमारे पीसी या हमारे फोन में होता है, अगर हमें कोई फोटो डिलीट करनी है तो एक तो होता है हम एक एक फोटो पे जाके डिलीट कर रहे हैं जो कि है एक्शन ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, और एक होता है हम मल्टीपल सिलेक्ट कर लेते हैं टिक करके एंड फिर डायरेक्टली डिलीट बटन पे चले जाते हैं। तो ये भी सॉर्ट ऑफ सेम एक्शन है जो आप ले सकते हैं। हम्म, यहाँ पर पूछा गया है क्या एक सप्लायर अमेंड कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज चार्ज मैकेनिज्म इनवॉइस को आरसीएम इनवॉइस में, और इसका आईटीसी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर टाइम लिमिट के अंदर है तो यस, वेंडर चेंज कर सकते हैं, और जब जैसे वो एफसीएम इनवॉइस से आरसीएम करेंगे तो एक तो आपके आईएमएस अपडेट हो जाएगा, सेकेंड आपका आईटीसी उतना कम हो जाएगा एफसीएम इनवॉइस से, एंड आरसीएम लाइबिलिटी करके आपकी खड़ी हो जाएगी, जैसे आप लाइबिलिटी पे करेंगे आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। बाकी जनरल क्वेश्चन है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किए हैं, ये उन्होंने एक टेबल दिया है कि अगर सपोज एक्शन जो भी आप वेंडर आईएमएस में लेता है, सॉरी कस्टमर आईएमएस में लेता है, तो उसका वेंडर पे क्या इम्पैक्ट होगा। काफी इंफॉर्मेटिव टेबल है, आप जो ये एफएक्यू देखेंगे तो उसके एंड ऑफ द पेजेस पे है, आप पढ़ सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको
आपके वर्किंग्स में काम आएगा एट द मोमेंट आईएमएस इज एप्लीकेबल। सो आई होप दोस्तों आपके आईएमएस से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो गई हो, बट स्टिल आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे उसे रिवर्ट करने के लिए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। थैंक यू।